तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। इसमें दो वर्ड्स है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब तो रिएक्शन में दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक फिजिकल रिएक्शन होते हैं और एक केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज, ये रिएक्शन कोई भी चीज में होता है ना, तो उस चीज में क्या आता है, चेंज आता है, करेक्ट। तो चीजों में बदलाव आता है, उसको ही रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर वो बदलाव तुमको दिखते हैं, तुम्हारी आंखों से दिखता है, विजिबल है, तो उस बदलाव को, उस चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। क्लियर है? फिजिकल रिएक्शन बोल सकते हो या फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो जिसकी हाइट बढ़ते जा रही है ना, तो हाइट हम देख सकते हैं, तो ये फिजिकल चेंज। जो बाहरी होता है विजिबिलिटी होता है। सेकंड चेंज कौन सा आता है? केमिकल चेंज, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। केमिकल चेंज हमें विजिबल नहीं होता है, ये विजिबल नहीं है, हम देख नहीं सकते इसको, पर चीजों में बदलाव आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैरी है, आम है, मैंगो है, रॉ मैंगो है। तो रॉ मैंगो शुरू ऐसा होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो येलो हो जाता, लाल हो जाता है ना, येलो हो जाता है, बरोबर। तो स्टार्टिंग में कच्चा था, यानी वो बदला, बाहर से तो मुझे पता चल गया पक रहा है, फिजिकल चेंज तो बाहर से दिख रहे हैं, पर अंदर कुछ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से 2 या 3 दिन में ये पक जाता है, बरोबर। ये रॉ मैंगो से ये रिपनिंग मैंगो हो गया, तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे में बदलाव आते हैं, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनको मूंछ आने लग जाती है, पहले नॉर्मल रहेंगे, फिर जैसे जैसे आप हाइट बढ़ती है तो उनको मूंछ आना शुरू हो जाती है, दाढ़ी आने लगती है ना, हाइट बढ़ जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है, टॉय से खेलना बंद हो जाता है ना। तो ये सब बॉडी में क्या आ रहा है, हार्मोन के चेंजेस आ रहे हैं। तो अंदर ये कुछ तो रिएक्शन हो रहा है ना। तो रिएक्शन जो हो रहा है, जो दिखता नहीं है पर वो हैपन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? चला, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, हमारे अंदर जो केमिकल लोचा चलता है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और उसकी इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। अगर मुझे केमिकल रिएक्शन को समझाना है तो मैं कैसे समझाऊं, तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका बताया, उस तरीकों को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे भाग की पढ़ाई करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाए। फर्स्ट चलो क्वेश्चन रिकॉल करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो बोल रहे कि क्या तुम्हें मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स या कंपाउंड के बारे में पता है? तो हाँ, हमें पता है मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जैसे H2 एक मॉलिक्यूल होता है, H2SO4, ये सब मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं, बरोबर। एक्चुअली इनको कंपाउंड बोलते हैं। मॉलिक्यूल में भी टाइप मिक्सचर आते हैं। जैसे घरों में हम मम्मी क्या करती है, जैसे अगर कुछ बना रही है, खाना वाना बना रही है, ग्रेवी टाइप का कुछ फूड बना रही है, जैसे अंडे का सालन हो गया या वटाना आलू की भाजी, तो उसमें क्या करती है, बहुत सारी चीजें मिक्स करती है। तो मिक्सअप को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं? तो एक और एग्जांपल है, मान लो मेरे अभी तुम्हारे डैडी घर पे आए, बरोबर। तो अभी डैडी को प्यास लगेगी, तो प्यास के लिए क्या देगी मम्मी? पानी देगी उसे। पानी में क्या होता है? H2। उसका उस पर लेमन भी डालेंगे ताकि थोड़ा टेस्टी एनर्जेटिक हो जाए। तो ये सारी चीजें मिक्स जो कर रहे हैं, नींबू डाल रहे, शक्कर डाल रहे, इससे क्या वो टेस्टी हो जाता है और एनर्जेटिक हो जाता है, बरोबर ना। तो ये क्या हुआ? ये मॉलिक्यूल हो गया, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन और पार्टिकल। समझ में आया? व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी हम पढ़े थे, एलिमेंट के बारे में पढ़े थे। एलिमेंट किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं, है ना। ये इनके सिंबल है। वैलेंसी क्या होती है? इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक। उस एक इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते? डॉट साइज से, बरोबर। इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और एक डॉट चाहिए। दो में ही अपने आप को स्टेबल करता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा नेचर में कौन से फॉर्म में होता है? डायटोमिक फॉर्म में होता है। डायटोमिक, डाई का मतलब क्या होता है? डायटोमिक का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है 2। तो हमेशा देखो 2 फॉर्म में होता है। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट जो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लो, कितना O2 रहता है हमेशा। O2 क्यों रहता है? क्योंकि अपने आपको इस चीज में स्टेबल कर पाता है। तो ये हो गया एलिमेंट। वैलेंसी बताते हैं इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जांपल कार्बन लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने ये चैप्टर पढ़े। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 12, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? K L M, याद है? तो 2 सॉरी 12 उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर 6 है,
तो 2 and 4 याद है कुछ? अगर मेरे को इसका बताना है कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैं बोलूंगा लास्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4 हुई। समझ में आया वैलेंसी क्या होती है? यानी इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इसको स्टेबल होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था एलिमेंट में कोई एलिमेंट कब स्टेबल होगा, जब उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। याद आया? ऑक्टेट रूल। समझ गए ना वैलेंसी? अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, थर्ड क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, हाउ आर द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिटन। बोले कि ये डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है और ये होते क्या है? तो मॉलिकुलर फॉर्मूला होते क्या है? तो मैंने बताया था कि मान लो तुम्हारे पास एक डायमंड है, कुछ इस तरह से दिख रहा है डायमंड। मैं एक काम करना, खाली पेज का यूज करता हूँ, तो वहाँ पे अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये हुआ खाली पेज की तरह, खाली जबकि ओपन नहीं होगा, ट्राई करता हूँ। यहाँ पर वाह, ये तो डायरेक्ट फोटो आ गया है ना, हम जो कर रहे थे नहीं चाहिए मुझे। देखो खाली पेज आ गया, मुझे खाली पेज चाहिए। तो इसके अंदर मैं एक डायमंड बनाता हूँ। डायमंड कुछ इस तरह से दिखता है ना, ऐसा शेप होता है। हमने तो डायमंड देखा ही होगा, ऐसा ग्लो करता है ना। मैंने ऐसे बनाया है सब डिजाइन, मुझे नहीं पता एक्चुअली रियल डायमंड का तो पिक्चर हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो बोलते हैं सारे डायमंड के अंदर अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेस्ड ऑन डायमंड। बोलते हर एक जगह पर डायमंड के हर एक प्लेस पर क्या अटैच रहता है? कार्बन अटैच रहता है। हर जगह कार्बन के ऐसे चेन होते हैं। समझ में? ऐसे बॉन्डिंग रहती है कार्बन का। तो आप मॉलिकुलर फॉर्मूला क्यों लिखते हैं? तो उसका रीजन बताता हूँ। मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि देखो इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, इसमें बहुत सारे कार्बन है ना। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या फायदा रहता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला का मतलब क्या था? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल। इसका टोटल कार्बन कितने हैं? तो मान लो इसमें टोटल कार्बन 16 है, तो उसका ऐसे लिखते हैं C16H12 जो भी जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन है, तो उसका एक्चुअल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जरिए हम लोग इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे, बरोबर। इजीली वो एक्सप्लेन कर देता है, हमें पूरा चीज देखने की जरूरत नहीं है, अरे बाप रे इतना कॉम्प्लेक्स है क्या क्या चीज है। तो यहाँ इसके अंदर 16 कार्बन है, 16 कार्बन से एक डायमंड बना, हो गया अपना सॉर्ट आउट, बरोबर। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत पड़ी नहीं, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो मैं शो को टच कर देता हूँ। तो इसमें हम लोग मॉलिकुलर फॉर्मूले की स्टडी करते हैं क्योंकि उससे किसी भी कंपाउंड को समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट देखेंगे तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। ये मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, इसमें जो करेगा मैं डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आता हूँ, केमिकल रिएक्शन में। हम तो केमिकल रिएक्शन में क्या बोल रहा है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो 18 to 19 सेंचुरी में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, केमिकल रिएक्शन किया, ठीक है। अच्छा एक मिनट चिराग, यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? 18 और 19 सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने केमिकल रिएक्शन करके रासायनिक एक्सपेरिमेंट किए। दे प्रोवाइड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कंपोजिशन ऑफ द मैटर। तो अभी सवाल ये है कि तुम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट किए कुछ यूजफुल भी थे, तो उस यूजफुल एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या क्या मिलाया? कंपोजिशन मतलब क्या क्या चीजें मिक्स की, किस मैटर कैसे चेंज हुआ, बदलाव कैसा आया, चेंजेस कैसा था, फिजिकल था केमिकल था, बरोबर। On the contrary, during physical change on only the state of matter change, and this change is often temporary in nature. जो भी बदलाव वो कैसे थे? परमानेंट चेंज थे या टेम्परेरी चेंज थे, बरोबर। बदलाव आए तो उसमें चीजें बदली क्या, जैसे कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया क्या, बरोबर। ये सारे बदलाव की स्टडी करना था, तो उनको बताना था, बरोबर। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो नीचे दी हुई है, जैसे उन लोग ने एक रिएक्शन किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन से चेंजेस फिजिकल चेंज है और कौन से केमिकल चेंज है। तो आइस टू इनटू वाटर क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है, ये दिखाई देता है, हम लोग इजिली इसको देख सकते हैं, है ना। तो चेंज देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट,
कुकिंग ऑफ फूड, खाना जो बनता है वो कौन सा चेंज होता है? तुमने देखा हो खाना जब बनाते हैं तो खाने का कलर अचानक में एकदम बदल जाता है, जैसे अगर ग्रेवी बन रही तो एकदम रेड रेड कलर हो जाती है ना? जब फूड बहुत सारी उसमें ग्रेवी डालते हैं, मसाला डालते हैं, तो ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि ये हम पता नहीं कर सकते। रिपनिंग ऑफ फ्रूट, अंदर से फल पक रहा है, तो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? वो तो अंदर से हो रहा है, हमें नहीं पता वो कैसे पक रहा है, राइट? तो अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा जिससे फ्रूट पक जाता है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि हम दूध का भी कलर व्हाइट होता है और जब वो दही बन जाता है तो भी उसका कलर क्या होता है? व्हाइट, है ना? वो टेस्ट करने से पता चलता है कि वो कर्ड है। तो ये एक अंदरूनी चेंज है, केमिकल रिएक्शन होता है बैक्टीरिया की वजह से, ये केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप बनना हम देख सकते हैं, तो ये एक फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, क्या तुम देख सकते हो तुम्हारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं? नहीं। तुम फील कर सकते हैं अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हमारे पेट के अंदर खाने के साथ एसिड मिक्स हो रहा है, बरोबर, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही है। तो ये कौन से टाइप का चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। साइज रिडक्शन ऑफ नेप्था बॉल एक्सपोज टू एयर, तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस हम देख सकते हैं बॉल कैसे चेंज हो रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। ये जो नेप्थल बॉल होता है कपड़ों में लगाते हैं ताकि कपड़ों में कीड़े ना आए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनिंग ऑफ शब, क्या लिखा है? शाबादी और कटप्पा टाइल्स बाय लेमन जूस, अगर कुछ स्टेनिंग हो रहा है तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एक ग्लास टूट जाता है अगर कहीं से ऊंचाई से गिरता है, तो ये फिजिकल चेंज है, हम देख सकते हैं। तो जो बदलाव देख सकते हैं वो फिजिकल में आएगा, और जो नहीं देख सकते, अंदरूनी हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उसको हम लोग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। चिराग, आगे बढ़ जाए। सम कॉमन फिनोमिना, यहाँ पर कुछ देखो। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर, वेयर इज। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, तो मैं वो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट पे आता हूँ। क्या किया जा रहा है? एक चाइना डिश ली, इस डिश को चाइना डिश बोलते हैं, ठीक है? ये चाइना क्ले से बनी होती है। क्ले पता होगा ना, क्ले मिट्टी, इससे ये बनाते हैं। इसके अंदर लाइमस्टोन डाला गया। लाइमस्टोन क्या होगा? लाइमस्टोन क्या होगा? लाइमस्टोन एक तरह का पाउडर है जिसको इसके अंदर डाला गया है, और उसके बाद बर्नर के जरिए इसको हीट किया जा रहा है। हीट करने के बाद जब ये गर्म होकर मेल्ट होगा ना, तो उसमें जिंक ऐड करना है। उसके बाद क्या ऐड किया इसके अंदर? जिंक पाउडर डाला। जिंक डस्ट इनटू द कॉपर, जिंक डस्ट क्यों लिखा है? डस्ट का मतलब होता है पाउडर, एकदम पतला पाउडर फॉर्म होना चाहिए। जैसे शुगर आते हैं ना, टुकड़ों में भी आते हैं पाउडर फॉर्म में, तो डस्ट लेगा तो समझ रहे एकदम बारीक पाउडर है। किसमें ऐड करेंगे? ऐड जिंक इनटू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब बोल रहे कि वो जिंक को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालो। ऐड पोटेशियम क्रोमाइड सोल्यूशन टू द बेरियम सल्फेट सोल्यूशन। फिर बोल रहा है कि अच्छा यहाँ पे अलग अलग रिएक्शन दिए हुए है ना, ये सारे एक दूसरे से लिंक नहीं दिख रहे हैं मुझे। ऐड सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन टू द कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। टेक पैथलिक अनहाइड्रेट इनटू द एवापोरेटिंग डिश, क्लोज द एंड ऑफ द स्टीम ऑफ फनल। फिर क्या बोल रहा है कि पैथलिक अनहाइड्रेट डालना है इस एवापोरेटिंग डिश में, क्लोज द एंड ऑफ द स्टीम ऑफ फनल विद द कॉटन प्लग, कीप दिस फनल इन्वर्टेड इनटू द एवापोरेटिंग डिश, हिट द एवापोरेटिंग डिश ट्राइपॉड। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? हो रहा है कि जब तुमने ये सब किया, जैसे चाइना डिश में तुमने लाइमस्टोन पाउडर डाला, तो तुमने क्या बदलाव देखा? ये सारे बदलाव को तुमको नीचे बताना है। ये सारे पॉइंट अलग अलग रिएक्शन थे जो यहाँ पे लिखे हुए थे, जो मैंने यहाँ रीड किए। हर एक बदलाव में क्या क्या बदलाव आ रहा है, तो जाहिर बात है वो हम लोग डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते कि वो एक्सपेरिमेंट चेंज है। कुछ बदलाव ऐसे जो जिसमें गैस रिलीज हो रही है, किसी में टेम्परेचर बढ़ा है, वो देख सकते हैं, पर सारे बदलाव का हम लोग नॉलेज नहीं देख सकते। तो इसके लिए तुम्हारे स्कूल वाले तुमको एक्सपेरिमेंट शो कर देंगे। हम लोग डायरेक्टली अब नीचे आते हैं, एक्टिविटी को ना हम लोग छोड़ ही देते हैं। नीचे देखो ऑब्जर्वेशन टेबल का डिटेल दिया है, तो वो भी मैं नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे आ रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन पे आता हूँ। अरे वापस से नॉइज आने लगी चिराग। लेट अस फर्स्ट लुक एट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है जिसमें बोल रहे कलरलेस सोल्यूशन है हमारे पास जिंक सल्फेट। वो एडिशन जिंक डस्ट फॉर्म ऑन एडिशन ऑफ जिंक डस्ट टू ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब बोल रहा है ये जिंक सल्फेट फॉर्म कैसे हुआ, तो बोल रहा है साइंटिस्ट ने क्या किया, इस इसको बनाने के लिए, जिंक सल्फेट बनाने के लिए उसने जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट में मिक्स किया। जब जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स किया तो केमिकल रिएक्शन हैपन हुआ, और क्या फॉर्मेशन हुआ? जिंक सल्फेट।
अब साइंटिस्ट बार बार अब इसको मैं एक शॉर्टकट वे से लिखता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जब मैंने कॉपर सल्फेट लिया, एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसके अंदर पानी ऐड किया गया, बरोबर। और जिंक डस्ट प्लस जिंक, प्लस का मतलब क्या, ऐड किया। क्या ऐड किया मैंने, जिंक ऐड किया, बरोबर। तो क्या मिला मुझे, जिंक सल्फेट मिला, और क्या मिला दूसरा, दो प्रोडक्ट मिले, एक जिंक सल्फेट, एक्वस सोल्यूशन मतलब मेरे को सोल्यूबल फॉर्म में जिंक सल्फेट मिला और एक कॉपर में मिला। अब मुझे क्या करना है, अब इतना बड़ा बड़ा अगर मैं लिखूंगा रिएक्शन तो मेरा तो पेज भर जाएगा, बरोबर। तो साइंटिस्ट लोग एक नया मेथड बनाए जिसके जरिए तुम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक छोटे से लाइन में, बोलते हैं ना इतना बड़ा जो पैसेज लिखा है, इतने बड़े सारे वर्ड्स है, उसको शॉर्ट वर्ड से सिर्फ एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर सकते हो। उस तरीकों को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के बहुत सारे तरीके जो वन बाय वन हम नीचे देख लेंगे। मैं इसी में तुमको वो सारे तरीके एक्सप्लेन कर दूंगा इस रिएक्शन में। अब ऊपर क्या लिखा था, जब कॉपर सल्फेट को जिंक डस्ट के साथ डाला गया तो उसने क्या दिया मुझे, जिंक सल्फेट और कॉपर प्रोडक्ट दिया। तो इस रिएक्शन के अंदर शुरुआत में तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट जो था, शुरुआती इंग्रेडिएंट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर। समझ में आया? तो रिएक्टेंट वो पार्ट होते हैं जो तुम ले रहे हो, जिसके साथ तुम कुछ करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने वाले। तो सबसे पहले तुमने कॉपर सल्फेट और जिंक लिया, तो वो भाग को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से साइड पे होता है, तो ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे। एरो क्या बता रहा है, एरो डायरेक्शन को बताता है। क्या चीज को बताता है एरो, एरो डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन को बता रहा है कि तुम ये जब दोनों चीज को मिक्स किया गया तो तुम्हें क्या मिल रहा है, उस डायरेक्शन को बताता है कि तुमको मिल के आ रहा है। समझ में आया, यानी ये दोनों मिक्स होने के बाद तुमको क्या मिला, जिंक सल्फेट और कॉपर। समझ में आया? तो ये वाला जो साइड है, राइट हैंड साइड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो भी चीज तुम मिक्स करते हो ना लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड राइट हैंड साइड में तुमको उसका रिजल्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट एक्चुअली क्या होता है, रिजल्ट। इसका एक एग्जांपल भी समझो, मान लो तुम्हारा कच्चा मैंगो है। अब मैंगो के अंदर कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा ना, और वो फिर बाद में क्या हो गया, पक गया। तो पक्का हुआ मैंगो मैंने कहाँ पे शो किया, राइट साइड पे, और कच्चा मैंगो मैंने कहाँ पे शो किया, लेफ्ट साइड में। समझ में आया चिराग? इस तरह से मैं, तो लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, याद रखो। राइट साइड को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट वो साइड होता है जहाँ पे हम इंग्रेडिएंट लेते हैं। मान लो घर में अगर मम्मी तो कुछ खाना बनाती तो पहले इंग्रेडिएंट लेती है ना, उसके बाद फिर उसको पका के बनाती है, तो फिर प्रोडक्ट में क्या तो खाना बनता है, कुछ भी रहा है ना, जो भी चावल दाल चावल कुछ भी भाजी वाजी वगैरह। समझ में आया? तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग पोजीशन होती है, इसको शुरुआत भी बोल सकते हैं। और प्रोडक्ट साइड क्या होता है, फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे तुम्हारी चीज बनकर तैयार हो जाती है। क्लियर है? और एरो किसको बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं। तो याद रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज रिएक्टेंट, राइट साइड इज प्रोडक्ट, एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। समझ में आया चिराग? अब तुमने एक और चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पर हम लोग ने जो वर्ड में लिखा है कॉपर सल्फेट जिंक डस्ट, उसको हम लोग ने एक सिंबल के फॉर्म में लिखा है। सिंबल क्यों यूज करते हैं, ताकि चीजें छोटी हो जाए, चीजों को लिखना और छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है। हाँ, बस इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं लिख सकते। जैसे कॉपर सल्फेट COSO नहीं लिख सकता, मुझे SO4 ही लिखना पड़ेगा। अभी SO4 आया कैसे, तो ये इसका एक्चुअली क्या है, ये है एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से चीजें लिखना बहुत छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, कम जगह लेती है और चीजें समझ में भी आ जाती है ना। जैसे हम जो कंपनी में डैडी काम करते हैं, वहां पे भी बहुत सारे कोड भाषा यूज की जाती है। समझ में आया? जिसके साथ डैडी समझ जाते हैं, अरे हाँ अपने को नहीं समझ में आएगा। जैसे जब चिप विप ऐड करते हैं या ये लोग बोट का हेडफोन बनाते हैं, तो बहुत सारे शॉर्टकट आ रहे हैं। अब ये हेडफोन का ये MB11 ऐड करो। MB11 क्या चीज़ है, तो तुम्हारे डैडी को पता होगा कि ये एक चिप है जो ऐड करना है, बराबर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कंपनी में इस तरह से शॉर्ट में भी बात होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कोडिंग होती है कंप्यूटर में, तो कोडिंग हमें समझ में आती है कि हैश कोनियो ऐसा ब्लाबला क्या क्या लिखा रहता है ना, अजीब अजीब सा, पर वो भाषा कैसे कंप्यूटर को समझ में आती है, बरोबर। इसी तरह से हम लोग एक शॉर्टकट भाषा बना रहे हैं, जिसके जरिए इतनी बड़ी जो रिएक्शन, जो एक पैसेज ले लिया था मेरा, उसको मैं सिर्फ इतनी सी छोटी सी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा, जगह कम लेगा और चीजों को समझाना भी बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज को हम लोग ने देखो यहाँ लिखा है, ये है कॉपर सल्फेट, जिंक डस्ट, क्या दे रहा है मुझे, जिंक सल्फेट और कॉपर। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन चिराग? आगे बढ़ जाए।
अब हो रहा है कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे, किस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है। तो मैंने तुमको लिखने का तरीका ऊपर ही बता दिया। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो भी मैं बता देता हूँ। मैं ये प्लस साइन बताना भूल गया। एक्चुअली मैंने बताया है प्लस साइन किसको बताता है, आप कितने रिएक्टेंट शुरुआत में आप कितनी चीज़ों का ऐड करें। इसको मैं घर की कुकिंग से बताता हूँ। जैसे अगर मम्मी को दाल चावल बनाना है, तो दाल बनाना है तो अब मम्मी को दाल लेनी पड़ेगी। दाल के साथ उनको क्या ऐड करना पड़ेगा, उसमें पानी ऐड करना है, और क्या उसमें नमक भी, सॉल्ट भी डालना पड़ेगा मम्मी को। तो जो जो चीज़ उसके साथ ऐड की जाएगी उसको मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा रिएक्टेंट में, और प्लस प्लस लगाते जाऊंगा। तो प्लस क्या चीज़ को बता रहा है, एडिशन को बता रहा है, आप क्या क्या ऐड कर रहे हो। समझ में आया। बिल्कुल उसी तरह से मान लो मम्मी ने कुछ चीजें बनाई, उसके अंदर मान लो कुछ चीजें देखो मिक्स नहीं होती। जैसे मान लो आलू की भाजी बना रहे, तो तुमको आलू की भाजी जब बनेगी तो भाजी के साथ जो आलू अलग अलग ही रहेगा। क्या आलू मिक्स हो जाता है, पिघल जाता है क्या, नहीं। बाकी चीजें मिक्स होगी तो वो हो गया मेरा भाजी। और जो मिक्स नहीं हुई आलू, तो उसको मैं ऐसा प्लस करके लिखूंगा कि जब मैंने ग्रेवी या भाजी बना ली तो क्या क्या चीज अलग अलग दिख रही है, तो उसको भी तो प्रोडक्ट में मेरे को शो करना पड़ेगा प्लस साइन करके। समझ में आया चिराग ये बात। तो प्लस साइन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या क्या चीज आप मिक्स कर रहे हो, क्या क्या ऐड कर रहे हो। तो ऐड से ही तो बना है प्लस साइन। अब मैंने जो जो चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है वो सारी चीजें देखो यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली नीचे जब मारेंगे, जो पॉइंट्स है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए तुमको। ठीक है, तो देखो जरा रिएक्शन वही चीज नहीं बता रहा है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया तुमको, यहाँ पर एक नया चीज दिख रहा होगा, ब्रैकेट वाला पार्ट, ए वाला पार्ट दिख रहा है। ये क्या चीज होती है, तो ये एक्चुअली होता है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट एक्चुअली फिजिकल स्टेट को बताता है कि शुरुआत में जो चीज थी। जैसे देखो ना, घर में हम दाल यूज करते हैं कुकिंग के टाइम पे, तो दाल कैसी होती है, सॉलिड होती है, पर जब पक जाती है तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में, है ना। अजीब है कि नहीं। तो ये चीज भी हमें रिएक्शन में बतानी पड़ेगी कि शुरुआत में जो कॉपर सल्फेट तुमने जो यूज किया है वो कौन से फॉर्म में था, तो एक्वस फॉर्म में था। एक्वस का मतलब क्या होता है, मैं कॉपर सल्फेट लूंगा, पाउडर है होता है ये सॉलिड फॉर्म में, और उसको पानी में मिक्स कर दूंगा। जब पानी में ये ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, एक्वस फॉर्म बनेगा। समझ में आया। सेकंड, जिंक। जिंक यहाँ पे क्या लिखा है, एस। एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। नहीं, यहाँ पे जिंक जो है मेरा कौन से फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, और सॉलिड पाउडर है। ठीक है, प्रोडक्ट में मुझे क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट मिल रहा है, एक्वस। एक्वस का मतलब मिक्सिंग फॉर्म में, पानी के साथ घुला हुआ है। और कॉपर के सामने क्या लिखा हुआ है, सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है, हार्ड फॉर्म का मेटल वाला कॉपर मिल रहा है मुझे। समझ में आया चिराग ये वाला पार्ट। तो फिजिकल स्टेट भी केमिकल रिएक्शन में दिखाई जाती है। अब एक और चीज देखो, चौथे पॉइंट में कुछ एरो दिखाई दे रहा है तुमको, अजीब सा। देखो यहाँ एरो है, इस एरो को देखो यहाँ पे लगाया गया, ये कुछ नया है हमारे लिए। अरे ये एरो भी हमारे लिए अलग, ये जो ट्राइंगल है, ये एरो, ये तो दो चीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो वो भी मैं बताता हूँ। पहले इसका और इसका दोनों का मतलब देखते हैं। एक्चुअली कभी भी तुमको इस तरह का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब होता है हीट। यानी आप जो रिएक्शन कर रहे हो ना उसको हीट भी कर। मान लो घर पे अगर मम्मी खाना बना रही है, दाल चढ़ा, दाल में पानी ऐड किया, सब किया, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको स्टोव पे रखते हैं। स्टोव पे क्यों रखते हैं, ताकि उसको गर्म कर सके, राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये जो एलिमेंट है CaCO3, इसका नाम एक्चुअली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में, इसको हीट किया जा रहा है, गर्म करने पर ही ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आया। अब दूसरा, ये एस के बारे में हम जानते हैं, एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड, राइट ना। एस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। ये एरो का मतलब क्या है, एरो एक्चुअली प्रेसिपिटेट को बता रहे हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है, उसमें जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो बहुत सारे जो पाउडर थे ना वो नीचे सेटल हो गए, सोल्यूशन को छोड़ दिया, सोल्यूशन एकदम क्लियर दिख रहा है, और जो पाउडर है वो कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए। समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी बोलते हैं। ये जो साइड नीचे सेटल हो जाता है ना सारा पाउडर, तो मान लो तुम्हारे घर में पानी या पानी गंदा है, तो क्या दिखाई देता है, पानी का ऊपरी हिस्सा पूरा साफ रहता है और नीचे क्या बैठा रहता है, बहुत सारा कचरा बैठा रहता है। इस कचरे को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं साइंस की भाषा में। तो अगर कोई रिएक्शन में तुमको इस तरह से कुछ दिखाई देता है तो क्या बोलोगे तुम उसको, पीपीटी या फुल फॉर्म में प्रेसिपिटेट। समझ में आया। प्रेसिपिटेट को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा एक स्मॉल करेक्शन मेरे को बताना है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो एरो ऐसा उल्टा बनाने का, तो उल्टा एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारे पानी में पाउडर फॉर्म। अगर तुमने एरो को ऐसे बना दिया, जो एरो यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है
कि तुम्हारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट मिला वो कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो एक करेक्शन करना था कि ये जो कार्बन डाई CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में, यानी ये उड़ जाएगा हवा में। और अगर एरो कभी उल्टा ही दिखाई दिया तो उल्टा एरो का मतलब क्या होता है चिराग, प्रेसिपिटेट फॉर्म है। याद रहेगा ना कि ये दोनों एरो मिलेंगे तुमको। ऊपर एरो मतलब गैस है, समझ में, नीचे एरो मतलब पाउडर फॉर्म हो रहा है। समझा चिराग? क्योंकि डाउट आया? हाँ चिराग, क्लियर? हाँ सर। चलो अब आगे बढ़े। और क्या रूल बता रहे हैं? अरे यहाँ पर कुछ नया चीज दिख रही है। जैसे ये सारी चीज के बारे में तो हम जानते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरे ये क्या चीज है, हीट। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों मिक्स हुए ना आपस में, तो मान लो एक बीकर में मैंने इन दोनों को मिक्स किया, फिर बाद में जब मैं हाथ से इसको टच कर रहा हूँ ना, तो मुझे एकदम ये जो बीकर है ना एकदम गर्म हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों चीज मिक्स होती है ना तो हीट रिलीज होती है। तो अगर हीट रिलीज होती है तो प्लस साइन करके ऐसा हीट लिख देंगे। समझ में आया? तो मतलब ये पूरा बीकर एकदम गर्म हो गया है अपने आप रिएक्शन की वजह से। समझे? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इस तरह से हीट वर्ड शो करेंगे। और मान लो अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि मैं इस रिएक्शन को, मान लो फर्ज करो इस रिएक्शन के लिए मुझे टेम्परेचर से इसको कितना देना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो तुमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा लिखकर एरो के ऊपर कि तुम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देख रहे हो। समझ में आया? मान लो तुमको उसको 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है तभी रिएक्शन का, तो तुमको 2 ATM करके लिखना पड़ेगा एरो पे। तो ये सारे रूल्स हैं, लिखने का तरीका सीख रहे हैं हम लोग यहाँ। मान लो कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसको करने के लिए तुमको यूज करना पड़ रहा है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है, किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। मान लो कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है तो उसको बढ़ा देना है। समझ में आया? जैसे मान लो अगर मेरे को यहाँ से अंदर ही पहुंचने में 5 घंटा लग रहा है तो मैं ट्रेन का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ट्रेन या बस के जरिए मैं वही जगह पे 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? तो ट्रेन ये सब व्हीकल क्या कर रही है, मैं उनका हिस्सा नहीं बन रहा हूँ, उनका इस्तेमाल मैं सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। राइट? तो ये बिल्कुल उसी तरह से कैटलिस्ट क्या होता है, किसी चीज की स्पीड बढ़ाता है पर उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन में क्या लिखा है, मैं वनस्पति ऑयल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। जब हाइड्रोजन इसके साथ मैं मिक्स कर रहा हूँ तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वनस्पति घी में। पर इसके साथ हीट ऐड करने के साथ साथ मैंने एरो पे देखो कुछ लिखा है 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे को हीट कितना करना है, हीट को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल। कितना हीट करना है, 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। और ये कैटलिस्ट भी ऐड करना है। जैसे ये चुटकी भर कैटलिस्ट डालोगे ना, ये एकदम तेजी से काम करेगा और क्या बना देगा, फट से वनस्पति घी बना देगा कुछ ही पलों में। समझ में आया चिराग? इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो तुमने देखा होगा बहुत सारे घरों में है ना, तेल को अगर जल्दी गर्म करना है ना तो जो दुकान वाले भैया है ना वो लोग उसमें नमक डाल देते तेल के अंदर। तो बोलते कि तेल के अंदर तुम नमक डालोगे ना तो तेल जल्दी गर्म हो जाता है। अजीब है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो और भी है, नीचे को कुछ लिखा है, स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑन नेमिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी रिएक्शन हम लोग जब लिखते हैं ना तो उसमें जो हम लोग एलिमेंट, जैसे कॉपर, तो कॉपर को फॉर्मूला लिखते हैं कॉपर का। पूरा ऐसा कॉपर नहीं लिखते, कॉपर देखो वर्ड नहीं लिख रहा हूँ है ना, उसका सिंबल लिख रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक, तो मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा है नाइट्रिक, वर्ड में नाइट्रिक एसिड ऐसे लिखते हैं। अब मान लो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो उसको नीचे ऐसा बॉक्स करके शो भी करना रहता है, ऐसा नहीं शो करना है तो प्लस के आगे ऐसा यहाँ पर ना इधर पे ऐसा CONC लिख देने का, शॉर्ट फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट लिख देने का। ऐसा लिखना जरूरी है वरना समझ में नहीं आएगा कि जो तुम नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हो वो एकदम स्ट्रांग है या एकदम पानी में मिक्स वाला है। समझ में आया? फिर प्रोडक्ट जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो एज इट इज लिखा होगा। क्लियर है ये चिराग? कि कोई डाउट आया यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा तुमको। देखो सेकंड रिएक्शन सेम रिएक्शन है पर इसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड यूज किया है, कैसा नाइट्रिक एसिड है, इधर एकदम स्ट्रांग है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है पता है क्या? मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। मान लो तुम्हारे पास 2 बीकर है, 2 बर्तन या बीकर है, ठीक है। दोनों में पहले तुम पानी ऐड करो, चलो पानी ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद दोनों में तुम नमक ऐड करो। तो मान लो एक में तुम 10 ग्राम नमक ऐड कर रहे हो और दूसरे में 30 ग्राम है नमक ऐड करो। पानी देखो इक्वल है, तो बताओ कौन सा बीकर का पानी ज्यादा नमकीन होगा, सॉल्टी होगा?
बता सकते हो? इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी दिया। इसमें मैं 10 ग्राम नमक डाल रहा हूँ, इसमें 30 ग्राम नमक डाल रहा हूँ। तो सॉल्टी कौन सा होगा, बीकर ए या बीकर बी? हाँ चिराग, बी बी तो सॉल्टी ज्यादा बी है, तो बी जो बीकर ज्यादा सॉल्टी होगा वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। आप समझ में? कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर प्योरिटी की मात्रा ज्यादा होती है। और जो बीकर कम सॉल्टी होगा वो डाइल्यूटेड होएगा। आप समझ में? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? यानी इस नाइट्रिक एसिड में मैंने बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिलाया है, इस नाइट्रिक एसिड में पानी कम है, ये ज्यादा प्योर है, ये टच करते ही हाथ जल सकता है। क्लियर है? तो जाहिर मेरे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में फर्क आएगा, है ना, क्वालिटी में भी। अब यहाँ पे देखो कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, तो मैं ये रीड नहीं करूंगा क्योंकि ये एक्टिविटी का हिस्सा है। ओके, उस एक्टिविटी में पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताया किस तरह से रिएक्शन हैपन हो रहा है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इस रिएक्शन में क्या बता रहा है कि शुरुआत में जब रिएक्शन किया गया तो उसका वेट किया गया रिएक्टेंट का। उस वक्त दोनों ये अलग अलग थे। सिल्वर नाइट्राइड मान लो टेस्ट ट्यूब में था, सोडियम क्लोराइड कॉनिकल फ्लास्क, इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, जब वेट किया गया, जब दोनों अलग थे तो वेट कितना आया? 300.23 ग्राम। और जब दोनों को मिक्स कर दिया गया, देखो हाथ से शेक करने में टेस्ट ट्यूब और कॉनिकल फ्लास्क का सोल्यूशन मिक्स हो गया, फिर वेट किया गया तो भी वेट क्या आया? सेम आया। अजीब नहीं है? तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो वेट होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसका एग्जांपल लेता हूँ, एकदम सिली एग्जांपल है। मैं एक स्टोरी पहेली है तुमसे पूछता हूँ। जो एक हाथी है, इस हाथी को अपन क्या लेके जा रहे हैं? एक बोट पे लेके जा रहे हैं, नाव में लेके जा रहे हैं। और नाव का एक रूल है, इस नाव के अंदर ना एक हाथी का ही वजन है। मतलब इस हाथी के, अब जरा भी मान लो इस हाथी का वजन ले लो 100 किलो का है। अब इस 100 किलो से थोड़ा भी वजन ज्यादा हुआ तो ये जो नाव है ये डूब जाएगी पानी में। अब क्या, ये जो हाथी ने ना गोबर कर दिया। अब प्रॉब्लम हो गया, हाथी का वजन कितना? 100 ग्राम था, और अब हाथी ने क्या कर दिया है? गोबर कर दिया है। तो क्या बताओ, क्या ये नाव डूब जाएगी? हाँ चिराग, हेलो? हाँ सर। कैसे? गलत जवाब चिराग। ये नहीं सर, गोबर इसके पेट में से आया है, ना बरोबर? पेट में से आया सर। तो हाँ केमिकल सर। रिएक्शन होके आया है, बरोबर? वो- तो कैसे डूबेगी वो? हाँ सब तो वही वजन रहेगा, पेट के अंदर भी तो हाँ गोबर भरा ही था। तो ये तो वही बात है कि हाँ पहले पेट में था तो तुमने महसूस नहीं किया, जब पेट के बाहर निकला प्रोडक्ट बन के तो तुमको लगा वेट बढ़ गया। कैसे बढ़ते? ये भी वही बोल रहा है कि रिएक्शन पहले और बाद में उसका वेट उतना ही रहेगा। समझ में आया स्टोरी से? आई हैव वजन का समझा है। इस तरह की प्रॉपर्टी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं कि आपका रिएक्टेंट से पहले का वजन और रिएक्टेंट के बाद वजन वही होगा, बरोबर? चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर टेबल में कुछ केमिकल दिए हैं और बोल रहा है कि इस केमिकल को बैलेंस करो नंबर ऑफ एटम कर ऐड करके। कितना नंबर ऑफ एटम ऐड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये रिएक्टेंट साइड है। रिएक्टेंट वो साइड होता है जो लेफ्ट साइड होता है। देखो मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। आर, ये रिएक्टेंट हो गया, एरो डायरेक्शन, और ये साइड प्रोडक्ट हो गया, बरोबर? तो ये लेफ्ट साइड आ गया, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट है, और राइट साइड क्या होता है? उसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो ये तो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए तो मुझे पूरा रिएक्शन चाहिए। सबसे पहले ये जो एटम्स यहाँ पे आए वो आए कहाँ से, तो ही मैं बता सकता हूँ ये साइड क्या है, ये साइड क्या है, राइट? तो मुझे देखना पड़ेगा, शायद नीचे होगा, है ना? हाँ देखो नीचे दिया हुआ है। तो ये जो टेबल फिलिंग है नीचे अच्छे से एक एग्जाम्पल ही पूरा दे दिया है जिससे हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहला चीज, ये बैलेंसिंग आई क्यों, रीजन क्या है? तो देखो ऊपर वर्ड में रिएक्शन दिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव मी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? NaOH। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? H2SO4। क्या मिल रहा है मुझे? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में? वाटर मिल रहा है। अब बैलेंसिंग देखते हैं, ठीक है? तो बैलेंसिंग देखते हैं। समझ सोच रहा है कि अरे बाप रे मैं क्या करूँ, है ना? तो ये सब चीज़ें रहती है, हो जाता है। तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस कर लेना, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये फेमस सॉल्यूशन है, जो भी याद नहीं है तो याद कर लेने का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं, क्योंकि ये फिक्स रहता है। अब हम लोग काउंटिंग करते हैं कि जाहिर बात है ये बहुत सारे एलिमेंट को मिक्स करके बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले एलिमेंट देखते हैं, टोटल है कितने एलिमेंट। तो इधर पे एक सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, है ना?
इधर 2 हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है, फिर ऑक्सीजन है। टोटल डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं? हाँ तो डिफरेंट में हाँ सोडियम अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिपीट हो गया, सल्फर नया है, ऑक्सीजन इधर पे भी है, तो टोटल 4 एलिमेंट है। तो मैं यहाँ 4 एलिमेंट के नाम लिख दूंगा, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। समझ में आया कैसे हमने टेबल में डाला? डिफरेंट एलिमेंट डालने का, रिपीटेटिव को एक ही बार लिखने का। बिल्कुल उसी तरह राइट साइड भी वही एलिमेंट होंगे जो लेफ्ट साइड होंगे, आपको किसी से हाँ बनते ही। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ तुम्हें? चला, हाँ अब सर। हम लोग नंबर ऑफ आइटम देखेंगे। लेफ्ट साइड सोडियम कितना है, कितने सोडियम है लेफ्ट साइड? एक ही है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1। समझ में आया? एक ही सोडियम है इसलिए मैंने क्या लिख दिया 1, तो भाई एक ही 1 सोडियम है। अब ऑक्सीजन देखते रहो, एक ऑक्सीजन यहाँ है, 2 और चार देखो इसके O4 लिखा है, अच्छा नीचे O4 का हाँ मतलब 4, 5 है फिर 5 है। 4 + 1 5। वेरी गुड, समझ गए कैसे लिखा है। नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर, कितने हो गए? 3 1 + 2 3 समझ में आया कैसे लिखा उसने? नेक्स्ट, अब आते सल्फर, कितने सल्फर है? सल्फर तो एक ही 1 है, तो ये लेफ्ट साइड की क्वांटिटी हम लोग ने लिख दी। हाँ। अब राइट साइड की क्वांटिटी, कितने सल्फर है राइट साइड में? एक देखो Na, 2 इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? समझ में 2 आया? वो जो भी लिखता है उसका मतलब होता है 2 है। हाँ हाँ 2 है। एस कितना है? एस अकेला है, किनारा ऐसा के तो कितना एस है? सल्फर 1। समझ में? A1 नेक्स्ट, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 4 है। और इधर पे भी 4 तो है फिर हाँ टोटल। 5 अब नेक्स्ट हाइड्रोजन चेक करो, कितने हाइड्रोजन है? 2 है 2 2 अब हम लोग ने सारे डेटा लिख दिया। अब हम लोग ने याद है बीच में हम लोग वेट के बेस पे किया था कि दोनों साइड हाँ वेट बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हाँ पर जो वेट है ना, वेट हाँ केमिस्ट्री में वेट को हम लोग नंबर ऑफ आइटम से काउंट करते हैं। समझ में हाँ आया? तब मैं देखता हूँ नंबर ऑफ आइटम सेम है क्या। तो लेफ्ट साइड सेम सोडियम 1 है, राइट साइड सोडियम 2 है। अरे ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो ये तो प्रॉब्लम, इनको सेम करना पड़ेगा, यहाँ प्रॉब्लम हो गया। तो किसको बैलेंस करेंगे? इसको करना चाहिए या इसको बैलेंस करना चाहिए? इसको जो कम होता है ना उसको करते हैं लेफ्ट साइड। ये तो बैलेंस है, ये सही है, इसको कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन देखो इशू है, एक साइड ज्यादा एक साइड कम, तो किसको बैलेंस करेंगे? जहाँ पे कम है। कम किधर पे? इधर राइट हैंड राइट राइट। साइड में हाँ, सल्फर सही, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम किसका है? सोडियम का है और और हाइड्रोजन सोडियम का है और हाइड्रोजन का इशू। समझा? अब इसके हिसाब से हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। पहला स्टेप क्या होता है? पहले स्टेप में जो रिएक्शन होता है हम लोग उसको एज इट इज लिखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप राइट अ केमिकल रिएक्शन लिख दिया जैसा था, है ना। अब सेकंड स्टेप को डार्क बोल्ड लेटर में लिखा है, चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट, कंपेयरिंग द नंबर ऑफ आइटम। वो भी देख लिया टेबल बना के। सेकंड स्टेप भी हम लोग समझ गए। ये वर्ड नहीं भी पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है? इट इज कॉन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग अन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड which contain the maximum number of atoms. Moreover, हाँ it is convenient to first consider that element in this compound which is हाँ unequal number of atoms. यहाँ भी बोल रहा है कि उसको पहला बैलेंस करना शुरू करो उस आइटम को जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ आइटम। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ आइटम तो हाइड्रोजन के पास ही है, तो मेरे हिसाब से पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते उसके बाद सोडियम को लेंगे, बरोबर। तो वो बता रहा है कि किसको पहले करना है। तो देखो यहाँ पर उसने लिख दिया पहले वो भाई, यहाँ तो वही कर रहा है जो अपने। अच्छा, वो पूरे कंपाउंड के बेस पे देख रहा है किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बड़े कंपाउंड के साथ जुड़कर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसे इसको पहले बैलेंस करेंगे। तो अब देखो ऊपर मैं दोनों टेबल अब दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो, ठीक है। मैंने क्या दोनों नहीं दिखेगा तो तुमको हो सकता है। तो ये ऊपर वाला नीचे दोनों टेबल दिख रहा है, तो हम सोडियम को बैलेंस करते हैं। तो शुरुआत में इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में सोडियम कितना था? लेफ्ट साइड 1 और राइट साइड कितना था? सोडियम 2। किसको बैलेंस करेंगे? जिसके पास कम नंबर है। किससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 बन जाए, लेफ्ट साइड वाला भी। किससे मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में आया कैसे किया उसने? लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर, तो ये भी 2 बन जाएगा, बरोबर। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा आंसर? यहाँ 2। दोनों हो गए ना बैलेंस। अब तुमने लेफ्ट साइड क्या ऐड किया? मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से। तो तुमको ये चीज को शो भी करनी पड़ेगी कहाँ पर?
केमिकल इक्वेशन में शो करना पड़ता है। तो स्टेप 3 तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो ये तुमको रिएक्शन दिख रहा है यहाँ पर, कहाँ पे? किसको तुमने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड वाले को ना, राइट को नहीं किया। लेफ्ट में क्या ऐड किया तुमने, 2। किससे, लेकिन किससे सोडियम पे। तो ये सोडियम के आगे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। 2। अब तुम बोलोगे अरे सर आपने नीचे इस तरह से क्यों नहीं लिखा 2, तो इधर नहीं लिख सकता। अगर इधर लिख दिया ना तो इसका नाम बदल जाएगा, समझ में आया? तो मुझे इसका नाम भी नहीं बदलना है और इसको बैलेंस भी करना है। तो आप देखो सोडियम कितना हो गया, 2। इधर पे भी सोडियम कितना है, 2। बैलेंस हो गया ना सोडियम। समझ में आया कैसे बैलेंस करना? हाँ। आसान है ना? तो ये तो मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन ऑलरेडी नीचे एक स्टेप में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, 2NaOH है ना, यही किया है ना जैसा मैंने किया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब तुमने 2 ऐड किया उसके बाद जरा चेक करो वापस से टेबल में कि कहाँ पे तुमने एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे ना। तो यहाँ पे आप लिख दो टोटल, वापस एलिमेंट काउंट करो टोटल यहाँ पे कितने सोडियम है। ये कौन सा स्टेप अब कर रहे हैं हम लोग, स्टेप नंबर कितना था ये, स्टेप नंबर 3 पे ही है हम लोग, स्टेप नंबर 3। अब हम लोग काउंट भी कर रहे हैं स्टेप नंबर 3। अब सोडियम कितना हो गया, तो सोडियम है 2, राइट साइड भी कितना है 2। अब OH काउंट करते, तो OH का में तरीका होता है, सामने की तरफ 2 का लिखने का मतलब क्या होता है मालूम है, इस पर भी इसकी भी क्वांटिटी 2 है और इसकी भी क्वांटिटी कितनी है, 2 है, और इसकी भी क्वांटिटी 2 है। जब भी कभी फ्रंट में रहेगा ना, उसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी होती है, 2। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, इधर पे कितना था 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। समझ में आया कैसे किया? अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन हो गया 2। कभी भी सामने मतलब इस पे भी 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। और पहले कितना था, पहले वाला देखो डेटा चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने प्रोडक्ट साइड कुछ भी चेंज नहीं किया, इधर पे ही बदला हुआ है, राइट। अब देखते हैं अब क्या इशू आया। चलो ये तो सॉर्ट आउट हो गया, अरे ऑक्सीजन में गड़बड़ आ गई है ना, इधर पे 6 इधर पे 5। अब क्या करें, हाइड्रोजन भी बिगड़ गया है, सल्फर सही है। तो मैं क्या करता हूँ, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूँ, बरोबर, ठीक है। इजीली वो नंबर से बैलेंस हो सकता है, इसको बैलेंस करना मुश्किल है, इसलिए मेरे पास कोई टेबल ही नहीं है ना। इसके लिए मेरे पास टेबल में 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 4 हो सकता है, करेक्ट ना। तो मैं इसको बैलेंस करूँ, समझ में आया कैसे बैलेंस करते हैं। तो अभी ये टेबल पे ध्यान देना और ये नीचे वाले रिएक्शन जो टेबल कर रहा है वो भी देख लेंगे। हाँ। अब देखो मैं दोनों टेबल दिखाता हूँ पहले, फिर बाद में वो रिएक्शन देखेंगे तो समझ में आ रहा है। तो पहले वाले हिस्से पे किसको हम लोग चेंज करें, हाइड्रोजन पे करें। तो शुरुआत में हाइड्रोजन कितना था, लेफ्ट साइड 4, राइट साइड कितना था 2, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो बैलेंस में क्या करूँगा, लेफ्ट साइड को कुछ नहीं कर रहा हूँ, छोटे नंबर को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना हो गया 4, बरोबर। तो पहले से कितना था 2 पहले से था, और मैंने 2 ऐड किया। किसमें ऐड किया मैंने, रिएक्टेंट साइड ऐड किया या प्रोडक्ट साइड ऐड किया? प्रोडक्ट कौन सा साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है या लेफ्ट हैंड साइड होता है? वेरी गुड। तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन के आगे मैंने क्या लगा दिया 2 लगा। समझ में आया क्यों लगा, मैं इधर नहीं लगा सकता 2, मैंने पहले बताया इधर क्यों लगा, ताकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदले ना, क्योंकि नाम बदल जाएगा ना, उधर लगा। समझ में कैसे किया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ 2 लिखने का मतलब क्या होता है, इस हाइड्रोजन में भी 2 है और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 है, पर इस हाइड्रोजन के नीचे भी पहले से 2 लिखा है, ये 2 और ये 2 मिलके कितना हो जाएगा 4। इधर ऑक्सीजन अकेला है तो ये 2 और 2, समझ में आया। इसका एक और तरीका होता है, अब हमें को चेक करना है टोटल हाइड्रोजन कितने हैं। तो कभी भी इधर पे और नीचे 2 रहेगा ना, तो उसको हमेशा क्या करने का, मल्टीप्लाई करना, ये रूल है। 2 2 का कितना होता है। अगर डाउट आया तो ये पुराना तरीका समझ में आया था तुमको, यहाँ पे 2 लिखा है, हाइड्रोजन पे पहले से 2 है, ये और ये 2 मिलके कितना हो गया 4। इधर पे 2 है मतलब इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है 2, तो अभी हाइड्रोजन कितना हो गया ये 4, बरोबर। तो चलो वो बैलेंसिंग वाला टेबल भी हम लोग अलग से देख लेंगे। देखो मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, क्लियर। और ये बैलेंसिंग टेबल भी मैं यहाँ पे शो कर, और उसके बाद मैंने ये स्टेप में ऐड किया, कितना ऐड किया मैंने 2, है ना।
अब सेकंड स्टेप में क्या करना है पता है क्या तेरा? वापस से काउंटिंग करना है कि जब तुमने ये ऐड किया तब इसके सारे एलिमेंट बैलेंस हुए कि नहीं, ये 2 ऐड करने पे। तो चलो यही काउंट करते हैं। लेफ्ट साइड पहले सोडियम चेक करें, तो सोडियम तो पहले से ही बैलेंस है ना। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ क्या? तो इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 नहीं है, 2 है। अगर इधर 2 है मतलब सब पे 2 है ना। तो 2 सब पे 2 है। और 4, 2 और 4 कितना होता है? 6, करेक्ट। तो इधर तो 6 है। राइट साइड भी चेक करें, इधर 4 है। अगर इधर 2 लिखा है यानी इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है। तो 4 एंड 2 कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 6 हो गया बैलेंस। सारी चीजें बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन तो अभी अभी किए बैलेंस, देखो नीचे लिखा हुआ, बरोबर हो गया। जब बैलेंस हो जाएगा ना तो रुक जाएगा, और स्टेप 4 में क्या करने का? उसी रिएक्शन को देखो वापस से लिख दिएगा। राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, डन। अभी डन नहीं हुआ है, एक और स्टेप है। बैलेंस में ना तुमको एक और चीज दिखानी है, वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से फेज में? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड होता है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा था, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। फिजिकल स्टेट भी दिखाने का, वैसे तुम्हारी बुक में नहीं बताया, फिर भी दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। समझ में आया? तो इसको वापस से रिवाइज करें जरा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए वो देखते हैं, है ना। स्टेप 1 में क्या करने का? तुमको जो भी क्वेश्चन दिया उसका केमिकल इक्वेशन लिखने, बरोबर। सर ऊपर वाले में करते हैं ना, ऊपर वाले में इधर खाली जब भी रिएक्शन बैलेंस करना है तो पहले उसका इक्वेशन लिख देने का, बरोबर। स्टेप 1, राइट द केमिकल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में हर एक आइटम की क्वांटिटी का ऐसा टेबल बनाने का, और हर एक आइटम की क्वांटिटी लिखने का। लेफ्ट साइड के लिए अलग टेबल, राइट साइड के लिए अलग, और टोटल कितने एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख देने का। वो लिखने के बाद फिर चेक करने का किसकी क्वांटिटी ज़्यादा किसकी कम है, कौन इनबैलेंस है। तो ये दोनों इनबैलेंस है, तो उसमें से किसको पहले बैलेंस करने का? ऊपर जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बराबर, तो उसको बैलेंस करने का। यहाँ पे देखा जा रहा है जिसकी क्वांटिटी कम है इसको बैलेंस किया। तो थर्ड स्टेज क्या होता है? बैलेंस करना इसको। तो सोडियम उसके लिए अलग से टेबल बनाने का, और उससे को मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके। बैलेंस करने के बाद जो भी तुमने ऐड किया, लेफ्ट साइड में अगर ऐड किया तो वहाँ पे 2 लिख देने का, जो भी नंबर तुमने मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? नेक्स्ट थर्ड स्टेज क्या था? मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से टेबल बनाने का और क्वांटिटी काउंट करने का। अब स्टेबल हुआ कि नहीं, बरोबर। फिर जो अनस्टेबल होगा, जो पॉसिबल स्टेबल हो सकता है उसको स्टेबल, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं हो सकता था, बरोबर। तो हम लोग ने हाइड्रोजन के का ऑटोमेटिक ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन कितना चाहिए यहाँ पे? और 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देने का, तो ये भी स्टेबल हो गया। और जो स्टेबल वाला प्लेस है उसको क्या कहाँ पे लिखेंगे? इसी स्टेज पे लिख देंगे। फाइनल स्टेज में फिर वापस से काउंट करेंगे, देखेंगे सारे एलिमेंट स्टेबल हो गए। अगर एलिमेंट स्टेबल हो गए तो फाइनल स्टेज में स्टेज 4 लेके उस रिएक्शन को, इक्वेशन को लिख देंगे। हो गया। समझ में आया चिराग? अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? देखो यही होमवर्क है। पहला रिएक्शन क्या? राइट डाउन द स्टेप बैलेंसिंग। ये जो दिए ना रिएक्शन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन NH3, इसको बैलेंस करना है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। समझ में आया चिराग? 2 मिनट। फोटो खींच लो ना। फिर नीचे देखो एक और भी है एग्जाम्पल, 1 2 3। तो मैं तो एक काम करो, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल, चलो तुम्हारे लिए एक ही दे बस, ठीक है। होमवर्क ये वाला कर लोगे ना? सेम ऊपर के जैसे कॉपी करना है, सेम कॉपी है, वो कर लिया। और कौन सा? बस एक ही कर दो बहुत। तो तुमको अगर कॉपी चाहिए तो ऊपर देख सकते हो। ये सब फोटो खींचना है क्या? या तुम्हारे को मैं नहीं फोटो ही जैसा तुमको ठीक लगा, या मैं नहीं फोटो ले लेता हूँ। फोटो लोगे? तो फोटो लोगे तो मैं इसको छोटा कर दूं क्या, ताकि ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाए तुम्हें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में भी टाइप्स होते हैं, इसमें कुछ 5-6 टाइप्स होंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो मैं एग्जाम्पल, कार्बन है मान लो, हाँ ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ जैसे ही मिलता है तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्चुअली हो क्या रहा है तो मैं बताता हूँ। कोई लकड़ी होती है ना हमारे पास, तो इस लकड़ी सारी चीजें हम इंसान सब कार्बन से बने, यानी इसमें कार्बन है। जैसे इसमें को जलाते हैं तो जलने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन।
ये ऑक्सीजन जैसे ही कार्बन से इंटरेक्ट करता है तो एक धुआं बनता है। ये धुआं एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ना बिल्डिंग जलती है तो कार्बन धुआं निकलता है काला काला, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी समझा। तो शुरुआत में देखो, लेफ्ट साइड रिएक्शन है, राइट साइड प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड टोटल कितने रिएक्शन है? 2 है। राइट साइड टोटल कितने प्रोडक्ट है? सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पर 2 था, दोनों मिलकर क्या बन गए? 1। यानी दोनों मिलकर क्या हुए? कंबाइन हुए, बरोबर। तो ये दोनों जब कंबाइन हुए तो एक प्रोडक्ट बना। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें बहुत सारे रिएक्टर आपस में कंबाइन होकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया चिराग? हाँ सर। एक और एग्जांपल लेते। मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और तुम्हारे पास ऑक्सीजन भी है। दोनों को जब तुमने कंबाइन किया तो तुम्हें क्या मिलेगा? पानी, वाटर। इसको बैलेंस कर देता हूँ, हाफ लगा देता हूँ। समझ में आया? तो 2 रिएक्शन थे, यहाँ पे कितना बना? एक प्रोडक्ट। यानी ये दोनों कंबाइन हुए। ये कंबाइन हो रहे इसलिए इसका नाम क्या रहता है? कॉम्बिनेशन। समझ में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें 2 चीजें कंबाइन। यहाँ पे बहुत सारी हम लोग एग्जाम्पल मिलेगी। देखो पहले एग्जाम्पल, इसको अमोनिया बोलते हैं NH3 को। वो HCl के साथ कंबाइन हो रहा है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो रिएक्शन साइड कितने थे? 2, और प्रोडक्ट एक ही बना, है ना? प्रोडक्ट साइड एक ही। सेकंड एग्जांपल देखो, Mg+। Mg का मतलब क्या होता है? Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। O2 का मतलब क्या होता है? वी नो, ऑक्सीजन। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर देखो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना? तो इसको भी क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। और देखते हैं नीचे देखो, CaO का मतलब क्या होता है? नीचे को ऊपर लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड। H2O मतलब वाटर। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रो। एक ही बना, हीट को हम काउंट नहीं करते हैं, केमिकल एक ही बनता है। समझ में? दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलते हैं जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, या तो हीट रिलीज होती है या तो हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है? अगर हीट रिलीज होगी तो माइनस साइन, एब्जॉर्ब होगी तो प्लस साइन। बोलते हैं अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? हीट का रिलीज होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा? तो बहुत आसान है। मान लो घर में तुम्हारी मम्मी ने चावल बनाया, अब तुम उस चावल को टच कर सकते हो? गर्मा गर्म पतीली को फील होगी ना हीट, और एकदम गर्म है। तो ये हीट फील क्यों हो रही है? इसका मतलब उस पतीली से हीट बाहर निकल रही है। तो तुम बोल सकते हो कि उस पतीली में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एक्सोथर्मिक। मान लो तुम फ्रिज में से एक आइस क्यूब निकालो या बॉटल निकालो ठंडी ठंडी, उसको टच करो, कैसा फील होगा? एकदम ठंडा ठंडा। वो फील ठंडा क्यों हो रहा है? यानी वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। समझ में आया? तो हीट एब्जॉर्ब होती है तब हमें ठंडक, गर्माहट फील नहीं होती। हीट रिलीज होती तभी हमें गर्माहट फील होती। तो ये याद रहेगा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन बिल्कुल उलट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? 2 रिएक्टर मिल रहे थे, है ना? क्या मिल रहे थे? कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे थे, और क्या बना रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड, बरोबर ना? ऐसी कुछ था ना? ये 2 चीज कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना दी। अब इसको उल्टा कर दो। अब मैंने इसको उल्टा लिख दिया। अब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्रोडक्ट है लेफ्ट उसको साइड 2 लिखा। प्रोडक्ट में हाँ, तो combine यहाँ पर देखो एक ही रिएक्शन है। अब उल्टा हो गया। अब तुम्हारे पास रिएक्शन एक है, पर जब ये रिएक्ट किया तो ब्रेक होकर 2 प्रोडक्ट बना। तो कि डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना, कोई चीज टूट रही है। समझ में आया? मान लो मेरे पास एक बॉल है, या घर में हम करते हैं ना, मान लो तुम्हारे पास एक ही समोसा और तुम समीर और तुम दोनों को खाना है, तो तुम क्या करो? वो समोसे का आधा टुकड़ा करोगे, आधा। तो टुकड़े करने पर वही समोसा 2 हो जाएगा, बरोबर? तो बिल्कुल वही रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है कि तुम्हारे पास एक ही रिएक्टर है, वो उसको किसी तरह से तुम ब्रेक कर रहे हो, और ब्रेक करके कितना बना रहे हो? 2 प्रोडक्ट बना रहे हो। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल देखो नीचे लिखी हुई क्या है। इसको शुगर बोलते हैं। शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H222OH। जब इसको गर्म किया गया, जब इसको हीट किया गया, तो ये ब्रेक होकर क्या बना रहा है? कार्बन और पानी। ये सच में बना रहा है। तुम क्या करो, एक नॉर्मल डेक्ची लो और उसमें शक्कर डाल दो। देखो बहुत सारे जो लेडीज होती है ना, जो मेहंदी लगाती है हाथों में, तो ये लोग मेहंदी को गाढ़ा करने के लिए क्या करते पता है? नॉर्मल गैस में शक्कर डालते पतीले में, उसको जला देते। जब जलता है ना शक्कर तो काला काला हो जाता है। इससे ये साबित होता है कि शक्कर में कार्बन है।
और बहुत सारा चिपचिपा प्रकार रहता है, वो स्थापित करता है, उसमें पानी भी है ना, और उसको हाथ पे लगा लेते हैं, उससे क्या होता है जो मेहंदी है ना और गाढ़ी हो जाती है। पता है ये बात? मुझे क्या पता है ना। तो देखो यहाँ पर एक ही रिएक्शन था, कितने था रिएक्शन? एक। कितना प्रोडक्ट बन गया? 1+1। समझ गए? तो डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक होना। कुछ रिएक्शन देखो यहाँ पे दिखाए गए, तो मैं रीड नहीं करूँगा, ये कुछ प्रैक्टिकल पर्पस है, तो हम लोग बाद में देख लेंगे। तुम रीड कर लेना, डाउट रहेगा तो पूछ लेना। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो तुम्हारे डैडी या तुम कभी अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन से? हाँ। तो कभी कभार देखो ना कुछ चीज़ खराब मिलती है, या तुमने हेडफोन मंगाया हो मान लो और हेडफोन डिफेक्टिव है, तो तुम क्या करते हो? रिप्लेस करते हो। रिप्लेस में क्या करता है, वो भैया आता है, वो हेडफोन लेके जाता है और दूसरा हेडफोन हूबहू वही देके जाता है, तो इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पर वो गया और दूसरा है, मान लो तुमने रेड कलर का लिया है पर तुमको पसंद नहीं है, तुमको ग्रीन कलर का चाहिए, तो क्या होगा? रिप्लेसमेंट करेगा, वो रेड कलर का लेके जाएगा और ग्रीन कलर का देके जाएगा, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई रिएक्शन में इस तरह से कुछ हो तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलो रिएक्शन में देखते हैं ऐसा क्या रिएक्शन में भी होता है। तो हाँ ये होता है। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है, मैं इसका प्रोडक्ट बता देता हूँ। अब यहाँ पर उसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि किसमें कौन सा चार्ज होता है। पहले बोलते हैं कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट पर नेगेटिव चार्ज होता है। जितने भी मेटल्स होते हैं, कॉपर आयरन मेटल है, Fe का मतलब आयरन होता है, Cu का मतलब कॉपर होता है, इन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब जारी बात है, हमेशा दो चीज कब तक जुड़े रहेगी? जब तक उन दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा, है ना। तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कॉपर मान लो ये दोनों आदमी है, ये कॉपर क्या बोलेगा? एक काम कर, मैं उड़ जाता हूँ और तू मेरी जगह पे आ जा। तो आयरन बोलेगा ठीक है, तो इधर आ जा। तो अब आयरन इस SO4 के साथ जुड़ गया और कॉपर क्या हो गया? बाहर हो गया। समझ में आया? ये कब होता है? जब एक स्ट्रांग हो और एक वीक हो। तो इस रिएक्शन के अंदर जो आयरन है ना वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वो बोलेगा है उड़ यहाँ से, मेरे को बैठने का, बरोबर। तो इसको भगा देगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। समझ में आया? नीचे भी बिल्कुल वैसे, कॉपर पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है, और जो लीड है वो मेटल है वो पॉजिटिव होता है, वो भी भिड़ जाएगा, ले शाने निकल यहाँ से कॉपर, मेरे को वहाँ बैठ, और वो सल्फेट के साथ बैठ जाएगा। होता है ना क्लास में भी, दो उसका रिप्लेसमेंट, अरे मेरे को इसके साथ बैठना है, तू मत बैठ, है ना। बिल्कुल वैसे। तो यहाँ पे देखो रिप्लेसमेंट हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ चीजें बदल रही है ना। कॉपर की जगह मैं सल्फेट लिख रहा हूँ, बाकी चीजें सेम है, और कॉपर अब अकेला हो गया। पहले आयरन अकेला था, इधर कॉपर अकेला हो गया, है ना। और ये जो सल्फेट है आयरन के साथ चला गया। इजी है, वेरी इजी, है ना। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल का मतलब क्या होता है कि इस बार ना दोनों शेयरिंग करेंगे। मतलब मान लो तुम्हारे क्लास में दो बेंचेस, एक इधर एक इधर, तो मान लो तुम लोग दो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे, दो स्टूडेंट यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे चिराग और समीर साथ में बैठे, अभी तुम लोग की जम नहीं रही है, तो तू क्या बोलेगा? यहाँ पे मान लो दो दोस्त है, ए और बी है, तो चिराग क्या बोलेगा? चिराग एक काम कर, चिराग बोलेगा तू मेरे साथ बैठ, और समीर बोलेगा अरे, तो तू समीर को भगा देगा। तो जो बी है ना उसको तरस आएगा, वो बी बोलेगा एक काम कर समीर तू मेरे साथ बैठ, मेरी बेंच खाली हो गई है। तो इधर पे डबल हो रहा है, सिर्फ एक जन नहीं कर रहा है रिप्लेसमेंट, दोनों लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल रिप्लेसमेंट। समझ में आया? दोनों बेंचेस रिप्लेस हो रही है, दोनों जगह पे लोग चेंज हो रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई रिएक्शन में ऐसा हो तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना। तो इसमें रिएक्शन बोलते हैं, इस तरह के रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों हो सकते हैं। तो एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है। याद है मैंने एक्सप्लेन किया था ये बात, इसमें और डिटेल में दिया है। पहले रिएक्शन देखते हैं, एक तो रिएक्शन यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो मैं एक सिंपल रिएक्शन अल्फाबेट से बताता हूँ। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस सॉरी सी डी लेते हैं। अब देखो रिप्लेसमेंट क्या होगा, ये ए सी के साथ या डी दोनों के साथ बना सकता है। तो मान लो ए सी के साथ बना, तो ये बी किसके साथ बनाएगा? डी के साथ। पर एक चीज याद रखना, चार्ज दोनों के अपोजिट होने चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव के साथ ही बना सकता है। दोनों सेम चार्ज हो गए तो नहीं बना सकता। ये तो वही हो गया, दोनों गुस्से और दोनों को साथ में बैठा दिया तो दोनों फाइटिंग करेंगे,
है ना। अब देखो यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन बताया, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो आइस कैसे एंडोथर्मिक हुआ, तो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो तुमने फ्रिज में आइस बनाया, मान लो ये आइस है, तो आइस पिघलता कैसे, जब उसको नॉर्मल हम लोग बाहर रखते हैं, तो ये आइस क्या करता है पता है क्या, जो बाहर का जो टेम्परेचर है ना उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर बात है ये मेल्ट होएगा, कि बाहर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है और ये आइस क्यों बना है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, बरोबर, और ये मेल्ट होना शुरू होता है। तो ये क्या कर रहा है, बाहर की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट बाहर रिलीज होती है। अब जाहिर बात है एक पानी है, अब वो पानी क्यों है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री। अब मैं इसको फ्रीजर में डालूंगा, फ्रीजर में डालने पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर डाउन होगा, 32 से ये कितना हो जाएगा 0। यानी इसको डाउन करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, अपने अंदर से जो गर्मी भरी उसको बाहर निकालना है ना। तो जब हीट को बाहर निकालेगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया दोनों पार्ट, क्लियर है चिराग, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारी बॉडी को ही ले लो, तुमने ऑब्जर्व किया जब ठंडी का मौसम पड़ता है तो हमें ठंडी महसूस होती है, क्यों, हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो बाहर का टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है ना। अगर हमारी बॉडी भी बाहर का टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रही है तो उस वक्त कौन सा रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक, और हमें क्या फील होने लगता है कि ठंडी लगने लगती है ना, और ये बहुत ठंडी है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी भी बाहर की जो ठंडक है या गर्माहट उसको एब्जॉर्ब करती है। अच्छा तुमको पता है जब बुखार होता है अपने को, बुखार में क्या होता है, हमारा बॉडी गर्म हो जाता है, टच करके देखते हैं अरे बुखार, कैसे पता चलता है, बॉडी को टच करते हैं अरे इसका बॉडी तो बहुत गर्म हो गया है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है पता है, बॉडी हीट ना बाहर रिलीज करते रहती है। समझ में आया, तो कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। समझ में आया। तो जब भी एक्सोथर्मिक होगा तो तुम उसको महसूस कर सकते हो, एंडोथर्मिक में ठंडक महसूस होगी, एक्सोथर्मिक में गर्माहट महसूस होगी। ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है जो मैं रीड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे आता हूँ। तो यहाँ पे देखो दिखा है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे रिएक्शन में पहले वाले रिएक्शन में देखो मैं हीट ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूँ, बोलते कोई भी चीज को आप हीट एब्जॉर्ब कराओगे ना तो वो चीज ब्रेक कर अपने आप को तोड़ती है, जो कि सच है। जैसे मान लो अगर तुम किसी पानी में शक्कर डालते हो और उसको गर्म करोगे तो शक्कर टूट कर पिघल जाती है ना। तो वो पिघलने पर तुमको दो प्रोडक्ट दे रही है, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। सेकंड में क्या कर रहा हूँ, सेकंड में शुरुआत में हम लोग ने कोई हीट नहीं दिया, बरोबर, ये हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो इसको मैंने बाद में लिखा है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट दोगे तो एंडोथर्मिक, हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन में इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। समझ में आया चिराग। अब नेक्स्ट आते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है स्पीड, किसी चीज को होने में कितना टाइम लगता है। खाना बनने में ज्यादा टाइम लगता है क्या, या किसी लोहे को पिघलाने में ज्यादा टाइम लगेगा, जाहिर बात खाना जल्दी बनेगा, चाहे उससे भी तेजी बनेगी। कोई चीज में जंग लगता है, जंग को इरोजन बोलते हैं, कोरोजन, टाइम लगता है कि फास्ट होता है। किसी मेटल पे जंग लगने में बहुत टाइम लग जाता है ना। अब तुमको पता है घर में जो खाने होते हैं, ब्रेड है, उसको सड़ने में कितना दिन लगता है, एक ही दिन में सड़ जाता है या बहुत दिन लगते हैं, कई दिन लगते हैं ना, सड़ के उसमें से ऐसा पानी आ जाता है ना। तो कुछ रिएक्शन बहुत तेज होते हैं और कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, है ना। तो रिएक्शन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या फैक्टर है जिस पर ये रिएक्शन डिपेंड करते हैं वो देखते हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर। नेचर मतलब, चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लो कि एल्यूमिनियम और जिंक के साथ अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर, जैसे मैं एल्यूमिनियम जिंक को ऐड करूंगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालूंगा तो गैस का लाइब्रेशन शुरू होगा, बहुत सारी गैस निकलेगी और ये दोनों एल्यूमिनियम जिंक आपस में मिक्स हो जाएंगे और कोई टाइप का सॉल्ट वाला मेटल बनाएंगे इस रिएक्शन के अंदर। और जैसे एसिड को ऐड करने पर ये रिएक्शन बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो तेजी से क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव और है जिंक के बेस पर, तो एल्यूमिनियम बहुत झट से जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है
और उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और जब इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया तो उस रिएक्शन की तेजी को हम लोगों ने और ज्यादा बढ़ा दी। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है कि आप क्या ऐड कर रहे हो। आप ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं ऐड कर रहे जिससे आपके रिएक्शन की तेजी बढ़ गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऐड किया, एल्यूमिनियम और एसिड। इन्होंने क्या किया, मेरी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दी। दूसरा होता है साइज ऑफ द पार्टिकल। आप जो मटेरियल डाल रहे हो, जिसको रिएक्ट करा रहे हो, उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी या स्लो, उस पार्टिकल के साइज पे भी निर्भर करती है। इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को नींबू पानी बनाना है या मीठा शरबत बनाना है, तो मेरे पास दो टाइप के शक्कर है। एक छोटे बड़े बड़े टुकड़े शक्कर के, मैं वो डाल दूंगा। फिर दूसरे ग्लास में, मान लो ये चिराग का ग्लास है, ये तुम्हारा ग्लास है, तुमने क्या किया, चम्मच में पाउडर वाला शक्कर डाला। अब जारी बात है, कौन सा शक्कर जल्दी डिजोल्व होगा, पाउडर वाला या टुकड़े वाला शक्कर जिसके बड़े बड़े टुकड़े? हाँ, कौन सा शक्कर जल्दी डिजोल्व होगा, पाउडर वाला या जिसके बड़े बड़े टुकड़े शक्कर के? वो पाउडर वाला। जारी बात पाउडर। क्यों पाउडर? क्योंकि उसके टुकड़े बहुत छोटे हैं तो उसको घुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर टुकड़े बड़े होने की वजह से क्या होगा, उसको डिजोल्व होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हो गया ना, रिएक्शन का लेना देना साइज से है कि नहीं। अगर टुकड़े छोटे होंगे, साइज ऑफ पार्टिकल छोटा होगा तो रिएक्शन फास्ट होएगा, और अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो रिएक्शन स्लो होगा। समझ में आया चिराग? जो स्लो फास्ट हो रहा है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, ये भी एक रीजन है जिससे हमारा रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, वो डिपेंड करता है। तो मान लो मेरे पास एक दो टाइप के रिएक्टर है, एक है डाइल्यूट और एक है कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल तुमको दी थी, एक बीकर में मैं 30 ग्राम नमक डाल रहा हूँ और एक पानी के बीकर में 10 ग्राम डाल रहा हूँ। कौन सा ज्यादा सॉल्टी होगा, जिसमें ज्यादा नमक होगा। कौन कम सॉल्टी का, जिसमें कम नमक होगा। तो जो ज्यादा सॉल्टी उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट। जो कम सॉल्टी उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। तो ये भी तो निर्भर करेगा कि रिएक्शन फास्ट होगा या तेज होगा, वो किस पर निर्भर करता है, कोई चीज कितना ज्यादा उसके अंदर मात्रा डाली गई है। अब ऐसी मात्रा को अगर मैं कोई ग्लास में डाल दूं, अब मान लो इस ग्लास में मैं इसमें से 1 चम्मच ही पानी डालूं जिसमें मैंने 30 ग्राम नमक डाला, तो ये सॉल्टी होगा कि नहीं मेरा नॉर्मल पानी? ऑफ कोर्स हो जाएगा। वही जगह इसमें से 1 चम्मच पानी डालो तो मेरे को महसूस ही नहीं होगा कि मेरा पानी सॉल्टी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने कम नमक डाला था। समझ में आया? तो फर्क पड़ रहा है कि नहीं कॉन्सेंट्रेशन का? अच्छा, बहुत पड़ता है। गुलाब जामुन रसगुल्ला बनाना है तो चाशनी बनाते वक्त ये चीज पे ध्यान देना पड़ता है कि आपने शक्कर कितना पानी में ऐड किया। थोड़ा सा ऐड करोगे तो मजा नहीं आएगा गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने में, है ना। क्या टेम्परेचर का असर पड़ता होगा हमारे रिएक्शन में? अरे बाप रे, टेम्परेचर का तो बहुत असर पड़ता है। तुम तो टेम्परेचर बढ़ाकर ऐसी चीज को भी मिक्स कर सकते हो जो चीज मिक्स नहीं हो रही हो, है ना। घर में भी हम क्या करते, मान लो तुमने शक्कर डाल दिया और मान लो शक्कर मिक्स नहीं हो रही है चाय में, तो डैडी क्या बोलते हैं, अरे चाय को गर्म कर दो। जैसे चाय को गर्म करो पूरा शक्कर मिक्स हो जाएगा, है ना। तो चीजों को मिक्स करना बहुत आसान होता है हीट करके। घर में जो खाना बनाते हैं उसको गर्म क्यों किया जाता है, ताकि सारी सामग्री उसके साथ मिक्स हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। तो डेफिनेशन यहाँ लिखी। अब मैं क्या करूंगा, मान लो एक रिएक्शन है पोटेशियम क्लोराइड, ये क्या बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है प्रोडक्ट, पर इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, मान लो 2 दिन लग रहा है, पर मेरे को जल्दी चाहिए, बरोबर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो कैटलिस्ट में मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, MnO2, का नाम क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। समझ में आया? तो कैटलिस्ट का काम क्या है, जो चीज बहुत लेट हो रही है, टाइम लग रहा है, उस चीज की स्पीड को बढ़ा देगा, बस। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो उसके नाम में कुछ छुपा हुआ है। देखो, ऑक्सीडेशन के नाम से पहले क्या ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सी एक्चुअली ऑक्सीजन से बना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। रिड्यूस करना यानी कम करना, ऑक्सीजन को हटाना। इसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। रिडक्शन में बिल्कुल उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अभी इस रिएक्शन में देखते हैं, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना,
तो मैं इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ये रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है ना, हाँ इसको क्या बोलूंगा मैं, रिडक्शन। इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, इधर तो कुछ भी हैपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसका कुछ नाम ही नहीं दे पाऊंगा, है ना। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाँ बॉन्ड बन के हाइड्रोजन हट रहे हैं, कुछ हाइड्रोजन हट गए, जैसे इसमें टोटल 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 4 हुए, पूरा हाइड्रोजन रिमूव है, मतलब ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में? तो यहाँ पे सारे एग्जांपल ऑक्सीडेशन की थी। इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, या तो और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और देखो ये जो ब्रैकेट वाला वो यही बता रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो कुछ और ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तभी तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, करेक्ट। तो ये भी क्या होगी, एग्जांपल हो गई ऑक्सीडेशन। तो कुछ रिएक्शन को करने के लिए ना हम लोग को ऑक्सीडेशन एजेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे इथाइल अल्कोहल को एसिड बनाना है, तो मुझे इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन देने के लिए हम लोग को क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ये है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मुझे क्या दे रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रोवाइड कैसे करता है, तो उसके बारे में नीचे इसका रिएक्शन दिया हो, वो देखो ये रिएक्शन दिया है। तो ये जो हमारा KMnO4 होता है ना, FeSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है ये सारे प्रोडक्ट के साथ। इसे इसका इस्तेमाल करके हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो चिराग हम लोग यहाँ पर टॉपिक को स्टॉप कर देते हैं।